नमस्कार, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ टोटल हेल्थ। आई एम किरण भारद्वाज। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। Stroke is the leading cause of disability and death across the world. 1 in 4 adults have lifetime risk of stroke. The best part of stroke is that in most cases it can be prevented. Therefore, it is very important to be aware about the symptoms of stroke to know what is to be done if at all a person has stroke. बिल्कुल, मस्तिष्क जो है हमारा वो ईश्वर की एक अनमोल, एक सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है और ये हमें दूसरे जीवों से ऊपर ले जाता है, उससे श्रेष्ठ बनाता है। और ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने मस्तिष्क का विशेष ख्याल भी रखें। आज इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे में हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसे रोका जा सकता है और किस तरह से क्या कुछ करें कि ऐसी स्थितियाँ बनने ही ना पाए। It is said that the best preparation for tomorrow is to be aware about any challenge that can come across you and to do the best today. So doing the best means being aware about the disease, knowing the risk factors और इसीलिए इस रिपोर्ट पर नज़र डालकर समझते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे बढ़ता है स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात का खतरा। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध होने पर रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर यदि रक्त वाहिका के फटने की स्थिति हो जाए जिससे रक्त का रिसाव होने लगे तो ये रक्त वाहिका से बाहर निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग को रक्त नहीं मिल पाता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति को लकवा आ सकता है। ऐसा मस्तिष्क के उस हिस्से के मृत होने के कारण होता है जो प्रभावित हुए हिस्से को संचालित करता है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, अनियंत्रित जीवन शैली, हृदय रोग, मधुमेह, बढ़ती उम्र, आनुवंशिक कारक और शराब का सेवन, इन सभी से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक होने पर जल्द इलाज मिलना जरूरी है और इलाज में फिजियोथेरेपी का विशेष महत्व है। यदि स्ट्रोक की पहचान समय रहते हो जाए तो रोगी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि ये जानकारी हो कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होने पर तुरंत क्या किया जाए। स्ट्रोक के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इससे बचाव के तरीकों की जानकारी होना आवश्यक है। स्ट्रोक के खतरे को पहचानें, जानकारी लें कि ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। Many stroke survivors do face many challenges in life after they have stroke. The challenges include physical disabilities, communication problem and social networking. Also how the person feels after stroke because he is mostly dependent in the early phase post-stroke. So it is very important that we understand what is the essential and importance of timely intervention when a person has stroke, what should be done, what are the precautions that are to be taken when the patient is transported to the hospital, and what can be done to prevent secondary stroke. To talk about all this and more, we are joined in by the panel of experts. We have with us Dr. M.V. Padma Srivastav. She is Professor and Head Neurology and Chief Neuroscience Center from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Joined in is Dr. Ajay Chaudhary, Professor and Head Department of Neurosurgery from Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. And joining in is Dr. S.L. Yadav, Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. We welcome all our experts because it's a very challenging and concerning issue when we talk about
stroke. So it is very important that you watch the entire show and find out how you can prevent the risk of stroke. Joining in the show also is Dr. Rajendra Dhameja. He is neurology specialist and head from GB Pant Hospital. Dr. Dhameja has joined us from Lady Hardinge Medical College. We welcome all our experts and all the viewers. Keep watching the show to know more about stroke risk prevention. बिल्कुल, और दर्शकों आप इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको हमारे फ़ोन पर जो नंबर्स हैं वो खुल गए हैं, उस पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। और इसके अलावा अगर आपके अंदर मन में कोई शंका हो, समाधान हो, तो उसका जवाब लेने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आप ईमेल कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं और उसके ज़रिए हमारे इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ सकते हैं। So let's start the information about stroke. Dr. Padma, first of all, we would like to understand the seriousness of the condition when the data suggests that every 20 seconds one stroke occurs and every 2 minutes a person dies of stroke. How challenging situation do you feel is stroke, and specifically the prevention and awareness about stroke when we talk about our country? Absolutely. Thank you, Kiran. You know, from bringing up this very, very important subject, that in fact they say that India is heading towards a stroke epidemic. Every day you have around 5,000 strokes happening, and you put the statistics, and these are our own Indian Council of Medical Research statistics, the Ministry of Health statistics. So it's raining strokes in India. In fact, it is the #2 cause of death and disability in India, which is next only to cancer. It is equal to heart attacks. And unfortunately, the awareness that people have about heart, they do not have about the brain or the brain attack. So, said that, when we're talking about the stroke burden in the society in India amongst us, so we need to understand that about a good percentage of strokes do recover, but it is the #1 cause of disability. It changes life completely. It's a life-altering experience, because all the functions that we take for granted, like we are speaking now, we choose the words, we are conscious, we move our hands, we walk, we have our balance. You see, all the functions that we just take for granted that it is part of our life, suddenly that function is lost. So there is a sudden loss of vision, sudden loss of speech, sudden loss of one half of the body functioning. Person is paralyzed. He may slip into coma. There could be seizures. Now, whatever that may be, the recovery part of it is dependent on a lot of factors. We will talk about that. But however, there is a significant percentage who would be left with a disability. While we talk of road traffic accidents, we talk of golden hour, because they need to be treated immediately. Otherwise, there's a significant percentage who die or left with a disability. When you talk of disability, they are dependent on people. It's life altering, and it happens suddenly. It is just that it's out of the blue. In fact, they say that it is a bolt from the blue. So therefore, it is important to know that this is a reality. It is happening. It could happen to any one of us or to our loved ones. So we need to prevent. And if we know that they recognize that stroke, and if there is a stroke, reach out as an emergency to the right place at the right time. You can make a whole lot of difference by doing just that. जी, डॉक्टर पद्मा, ये जानना समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये क्यों होता है स्ट्रोक, क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से स्ट्रोक होते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि रिस्क फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ है जो हम बदल नहीं पाएंगे, वो है हमारा बढ़ती उम्र। पर दूसरा हिस्से आप देखें तो बहुत ज्यादा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 70% जो है रिस्क फैक्टर्स है जो अपने हाथ में है और वो कंट्रोल हो सकता है। वो क्या है? एक तो है ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन जो कहते हैं, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है जो हृदय की बीमारियां, जो हृदय और ब्रेन इतनी नजदीक उसकी रिलेशन है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट एंड ब्रेन आर इंट्रिकेटली रिलेटेड। अगर दिल में कुछ हुआ तो दिमाग में कुछ जरूर होगा। और बट मोर इम्पोर्टेंट इज जो टोटली अपने हाथ में है वो धूम्रपान और शराब और अपना लाइफस्टाइल। तो अगर भगवान ने कुछ ब्लड प्रेशर भी दे दिया, डायबिटीज दे दिया, क्योंकि वो अपनी जेनेटिक्स के जरिए फैमिली में चलती है, तो उनको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। पर बाकी जो स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, स्ट्रेस जो है उसको कैसे कम करना, वो तो अपने हाथ में है। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत जरूरी है। हालांकि मैं एक और इम्पोर्टेंट, निखिल जी, दिस वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, जी कि हम कहते हैं कि बढ़ती उम्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर, पर हमारे इंडिया में बहुत सारे स्ट्रोक्स है जो यंग पीपल में होते हैं। जी स्ट्रोक इन यंग मतलब 40 साल, 30 साल, 35, इवन 20-25 ईयर्स में ब्रेन अटैक्स हो रहा है, जैसे हार्ट अटैक्स है। आप सोचिएगा, अगर कोई 70-80 साल में कोई अटैक हो गया, वो डिसेबल्ड हो गया, अपने जीवन तो उन्होंने जिए हुए हैं, दैट इज अ ट्रेजेडी, बट उतना इम्पैक्ट जैसे सोसाइटी में नहीं होता। हालांकि अगर 35-40 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, सारा खानदान उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो सडनली अपाहिज हो जाना, तो दिस इज ट्रेमेंडस। और 20, 25, 30% जो स्ट्रोक्स इंडिया में यंग पीपल में हो रहा है, और वो साबित हुआ है, अपना हमारा डाटा है। क्यों हो राइट। रहा है? क्योंकि ये बाकी जो रिस्क फैक्टर्स है ना, जी बीपी कम उम्र में हो रही, डायबिटीज कम उम्र में हो रही, स्ट्रेस बढ़ रही है, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे, और लाइफस्टाइल ऐसे हो गया ताकि ये सारा रिस्क फैक्टर्स बढ़ती ही जा रही है। And I think we should talk about COVID and stroke at some point of time. Definitely, जी Dr. बिल्कुल Padma, we will get back to you and talk about the challenges that are being faced due to COVID in terms of the care and the symptoms that occur in the patients, because in COVID also some patients are presenting with stroke as well. But before that, I would like to include Dr. Rajendra Dhamija in the discussion. Welcome, Dr. Dhamija. We would like to understand, when we talk about the types of stroke, how would you explain, and what are the factors responsible if we try to understand both the types of stroke, and also would highlight what is TIA when we talk about the transient ischemic strokes. How important does it become to identify the TIA or the signs that a person can have before stroke? Thank you very much. You have rightly said that the TIA, which is a warning kind of a stroke or a mini stroke, which happens many times before the actually or the major strokes happens. So ये एक किस्म का एक मिनी स्ट्रोक है जो विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स में मरीज ठीक हो जाता है, और सिम्टम्स वही हैं। अगर किसी को बोलने में दिक्कत है, स्लरिंग है, या किसी को देखने में दिक्कत है, या किसी के आर्म्स या लेग्स में वीकनेस है, या किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन है हमारे पेशेंट्स के लिए कि आपको मेजर स्ट्रोक हो सकता है अगर ये थोड़े समय में ठीक हो गया हो। सो इट इज काइंड ऑफ ए वेकअप कॉल कि अगर आपको ऐसा है तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करिए, और इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में जाके इवैल्यूएशन के लिए जाइए कि ये मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों हुआ है ऐसा है, इसके कारण पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में पाथवेज बने हैं जिसको हम स्ट्रोक केयर क्लिनिक, TIA क्लिनिक्स बोलते हैं, और TIA को इवेल्युएट करना बहुत अर्जेंट है क्योंकि 30% ऑफ TIA विद इन 1 मंथ कैन लीड टू मेजर स्ट्रोक्स। सो TIA और भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि हम इसको पहचान के मेजर स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्पेसिफाइड जो है 48 आवर्स टू 72 आवर्स में हमारे मैकेनिज्म्स हैं कि हम TIA को इवेल्युएट करके हम उसका कारण ढूंढें कि क्यों हुआ ऐसा, और फिर उस कारण का निदान करें। जो पहला आपका प्रश्न था कि स्ट्रोक के टाइप्स क्या हैं, किस टाइप की, दो अलग अलग टाइप के हम मेजर कैटेगरीज बनाते हैं, या तो ब्लॉक्स हैं या ब्लीड्स हैं। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हमारी जो धमनियां हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स जो ब्रेन तक लेके जाती हैं ऑक्सीजन और ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को, अगर उनमें कहीं ब्लॉक हो गया तो वो दैट कैन लीड टू ब्लॉकेज और मेजर आर्टरीज और माइनर आर्टरीज इन द स्ट्रोक। उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं ब्लॉक की वजह से। और दूसरा जो ये जो मेनली 80% टू 85% जो है ये ब्लॉक की वजह से होता है, और बाकी बचे हुए 15 से 20% जो हैं वो उनको हम हेमरेजिक स्ट्रोक्स बोलते हैं या ब्लीड बोलते हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो वो अगर फट गई हैं
तो वो उस वजह से जो है ब्लड वेसल के फटने से जो हेमरेज हुई है ब्रेन में और जो उसके बाद स्वेलिंग हुई है, उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, और उसका एक मेन कारण जो है वो ब्लड प्रेशर है। सो अगर देखा जाए तो ये दो मेन मेजर हैं। लेकिन हमारे देश में और ज्यादातर एशियंस में ये देखा गया है कि हमारे जो दिमाग के अंदर की जो धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ज्यादा ब्लॉक होती हैं, जबकि कॉकेशियंस में या जो वेस्टर्न लोग हैं उनमें जो नेक की हमारी वेसल्स हैं कैरोटिड, वो कैरोटिड डिजीज ज्यादा देखी गई है, और उसका भी इलाज है, कैरोटिड एंडोक्टोमी या स्टेंट डालते हैं। तो हमारा जो है मेनली इंट्राक्रेनियल एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, जो ज्यादा कॉमन है एशियंस में और इंडियंस में, और हमारे यहाँ भी कैरोटिड आर्टरी डिजीज है लेकिन कम है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग या तो ब्लॉक्स हैं या ब्लीड्स हैं। जी बिल्कुल। अगर डॉक्टर अजय चौधरी, अगर हीमरेज वाला जो स्ट्रोक है जिसकी चर्चा अभी की, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो क्या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है, या रिस्क फैक्टर्स क्या है हीमरेज वाले स्ट्रोक की? Good morning and thanks a lot. You are raising this serious issue. Actually, जब हम इस तरह के कंडीशन की बात करते हैं तो it is always prevention is better than cure. And सबसे ज़्यादा important है hope for the best but prepare for the worst. Because एक बार जो हेमरेज या स्ट्रोक के बाद जो ब्रेन डैमेज होता है, उसको रिकवर करने का जो प्रोसेस है वो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी है, और इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया अभी। और जो स्ट्रोक होने के बाद जो है, ये एक टीम मैनेजमेंट है, टीम एफर्ट है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट लीड करते हैं एंड रेस्ट अदर्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट। एंड सर्जिकल पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट एक प्रिवेंशन में आता है, जैसा कि डॉक्टर धमीजा ने बताया कि कैरोटिड में जैसे ब्लॉक हो जाते हैं, कैरोटिड जो मेन आर्टरी है ब्रेन को सप्लाई करती है, तो उसको हम कैरोटिड एंड आर्टेक्टमी से उसको सर्जरी करके प्लैक्स को निकाल देते हैं, ब्लॉक को निकाल देते हैं। और दूसरा है स्टेंट भी डाल सकते हैं उसमें। उसके अलावा जो है हेमरेज में सर्जन का रोल है, क्लॉट को इवैक्यूएशन करते हैं। देयर आर सर्टेन सेलेक्टेड पेशेंट्स जिसमें वाकई इसमें बहुत बेनिफिट होता है। और उसके अलावा जो ब्लॉक वाले, इन्फार्क्ट वाले जो केसेस हैं, उसमें पैलिएटिव काइंड ऑफ सर्जरी है, मतलब ब्रेन जो डैमेज हो गया है उसको तो रिवर्सल कुछ नहीं हो पाता है उसमें। तो ये है पोजीशन, लेकिन अर्ली मैनेजमेंट जो है, इनिशिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो ब्लॉक वाले केसेस हैं उसमें क्लॉट को रिट्रीव किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, अगर गोल्डन आवर में मैनेज किया जाए और इमीडिएट उसको आइडेंटिफाई किया जाए इमीडिएटली, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सो taking care of the golden hour, that is the main message that the experts are giving, that early intervention should be done in cases of stroke. And at this point in time we are joined in by a caller from Uttar Pradesh, Mr. Vinod Kumar Gaur. गौर साहब, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। जी, मैं विनोद कुमार गौड़ बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मेरे को एक तो डायबिटीज है और रूमेटिक हार्ट डिजीज, साथ में मुझे 2014 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और उसके बाद में वो इसमें से कुछ बताया था, तो एक तुरंत ही अस्पताल में ले गए, वहां उन्होंने MRI किया। उसके बाद ये पता चला कि ये आपको स्ट्रोक है, लेकिन वो शाम तक ठीक हो चुका था। और अभी मैं उसकी दवाइयां ले रहा हूँ, और मुझे दोबारा ना हो, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ये मुझे। गौर साहब, हमारा पूरा कार्यक्रम आप देखते रहिए, बचाव के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर पद्मा, जो इनका सवाल है, किस तरह की प्रिकॉशंस इन्हें अब लेनी चाहिए? एक बार स्ट्रोक हो चुका है, दोबारा ना हो इस तरह का एपिसोड, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इन्होंने जो बताया कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, एक रोमेटिक हार्ट डिसीज है, तो वाल्व की प्रॉब्लम स्पेशली जब अगर हार्ट की रिदम या हार्ट की जो कंडीशन जो होती है, अगर वो भी इरेगुलर है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन जो कहते हैं, तो इनमें क्लॉट जो हार्ट में है वो ब्रेन में जा सकता है। हालांकि अच्छा हुआ कि ये वेराइटी ऑफ अ माइनर स्ट्रोक ही था, वो ठीक भी हो गया। एंड दोबारा ना हो तो ब्लड थिनर्स एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं। तो ब्लड थिनर्स दो वैरायटी, एक एंटी प्लेटलेट है, एक एंटी कोआगुलेंट है। एंटी प्लेटलेट, किरण जी आपने सुना होगा ना, एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अ वेरी कॉमन थिंग। एंटी कोआगुलेंट को दो वैरायटीज अभी आ गया है, एक वारफरिन, एसिट्रोम है, न्यूअर एंटी कोआगुलेंट भी है। तो न्यूअर एंटी कोआगुलेंट रोमेटिक हार्ट डिसीज में नहीं देते, पर इन्होंने एंटी कोआगुलेशन रखे, उसकी जो है
उसका जो मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर के संपर्क में वो लेना होगा, अपने आप ऊपर नीचे नहीं करना है। उसमें थोड़ा सा डाइट की रेगुलेशंस भी चाहिए होगी। अगर वो एंटीकोगुलेशन बनी रही और हार्ट बिल्कुल ठीक रहे, मतलब हार्ट की कंडीशन ना बिगड़े, नहीं तो वाल्व की सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है, तो दोबारा होने की चांस जो है बहुत कम हो जाएगा इनमें। Right. जी Dr. S.L. Yadav, we would like to bring in you in the discussion. Whenever the stroke episode happens, generally the focus is on the treatment, and physiotherapy comes in the later stage when the medication starts and the treatment starts going on. So what is the importance of including physiotherapy right from the day one whenever the person has stroke? That's a very good question, Kiranji. Because the rehab program should be initiated as soon as patients walk into the ICU even. Because if we lack that kind of, time, then probably there's most of chances that person would have so many complications. For that matter, because always the hemiplegia or brain stroke, they have, they have the paresis first, then second phase of recovery is spasticity, and third phase is the synergy movement, because in upper limb and the lower limb there is different synergy patterns, and then fourth phase is the purposeful movements, where the isolated movement can be achieved by the patient. So right in the ICU, the rehab program should be initiated, for which the positioning is very important, which helps into improvement or reduce down the spasticity and the contractures and deformity also. Because if you don't maintain the good positioning, then a patient is made to sit, then there is a chance that there is a shoulder subluxation. And at the same time, they require the bed also, ripple bed or air mattress, so that they don't develop any bed sores. Third thing is important is the range of motion maintained is required, so that the stiffness can be reduced down. And then use of functional brace like orthosis to reduce down, like in the foot there is equine deformity because of the paresis, which can be easily preventable by use of AFO, simple AFO. And then chest physiotherapy is also important, because they lie down, either they might, have some with regurgitation, there is infection into the lungs, and at the same time, because they're lying down, there is a cardiopulmonary deconditioning also takes place. So to reduce down that, the chest physiotherapy is also very important aspect. That should be initiated day one, as soon as patient brought to even ICU. Once, like neurologist says that, patient is not having an acute crisis, so we can take them for the rehab interventions on day one. Right. जी बिल्कुल। और यहाँ पर इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर न सिर्फ चर्चा जारी रहेगी, बल्कि दर्शकों आपके कुछ सवालों को भी लेंगे हम ईमेल्स के जरिए और फोन लाइन के जरिए। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। Welcome back after the break. Today we are discussing how to prevent stroke and what should be done in the case of stroke when we talk about the early intervention. बिल्कुल। और डॉक्टर धमीजा, आपके लिए अगर कहा जाए, एक सवाल है एट्रियल फेब्रिलेशन से जुड़ा हुआ है। भूषण मेहरा ये लिखते हैं कि वो एट्रियल फेब्रिलेशन के एक पेशेंट है पिछले 1 साल से, और हैज़ पुट ऑन एपैक्सिबैन, और इनको कुछ दवाएं भी दी जा रही हैं। ये चाह रहे हैं कि अब किस तरह से मेडिकेशन को ले और आगे जो स्ट्रोक है उसको अवॉइड कर सके, किस तरह से करें। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन की आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है हार्ट का रिदम, जो हमारा जो रेगुलरिटी हार्ट की है, जो पल्स बीट है, जो पल्स है, उसकी इरेगुलर होने से ये होता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण अभी डॉक्टर पद्मा ने बताया कि
हार्ट डिजीज जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज से भी हो सकता है, और दूसरे नॉन रूमेटिक भी हैं जैसे थायराइड में भी हो सकता है, और भी नॉन कार्डिक जो रीजन्स हैं, जो वेलुलर रीजन्स हैं जी, उनकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के लिए, एम्बोलिक स्ट्रोक के लिए, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए। तो ये देखा गया है कि अगर आप एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं आपको एम्बोलिक स्ट्रोक होने के। अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो 1/3 रिस्क रह जाता है विद द ड्रग्स जो ये बता रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इवेलुएट कराएं, उसका कॉज ढूंढें क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन का, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों की अलग अलग है। वेलुलर एट्रियल फिब्रिलेशन और नॉन वेलुलर एट्रियल फिब्रिलेशन की ट्रीटमेंट और स्ट्रोक प्रिवेंशन इज डिफरेंट। तो स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिहाज से अगर हम आज बात करें तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं ये अंडर ए स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट लें और रेगुलरली फॉलो अप करें कि ये जो इनका कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम ब्लड थिनर्स बोलते हैं, उनको रेगुलरली महीने 1.5 महीने में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ INR कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा या बहुत कम इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी प्रिकॉशंस हैं, जो डाइट की प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि ये जो ब्लड थिनर्स हैं ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और उनकी डे टू डे दूसरी ड्रग्स के साथ भी इंटरेक्शंस हैं और डाइट के साथ भी इंटरेक्शंस हैं, और उनको रेगुलर मॉनिटरिंग भी चाहिए। तो इन ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर फॉलोअप के लिए जाएं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी और स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी, और रेगुलरली मॉनिटर करके आपका INR विद इन रेंज है या नहीं है। जो जिस ड्रग की ये बात कर रहे हैं उसमें INR नहीं चाहिए है, और भी बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं पिछले 10 सालों में। इनफैक्ट मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रोक केयर जो है पिछले 25 वर्षों में बिल्कुल बदली है, और आज हम एक कंटिन्यूम ऑफ केयर की बात करते हैं। इनिशियल जो 4.5 आवर्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, जो गोल्डन आवर्स की हम बात कर रहे थे, वो जितना जल्दी हो सकता है हम अपने हॉस्पिटल में जो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट दे सकता है क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स के लिए, वो जरूरी है। उसके बाद भी जो है सब एक्यूट स्टेज में और उसके बाद जो है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी जो रिहैब है कंटिन्यूम है। सो इट इज ए टीम वर्क, इट्स नॉट ओनली न्यूरोलॉजिस्ट और ए rehab physician or other part. There are many components of that team, including a psychologist, including a dietitian, including a social worker, a physiotherapist, occupational therapist. So all these people, we have a team and we all work in a team, and every patient goes through process of continuum of care right from the hyperacute to acute to subacute, और उसके बाद जब हम उनको कम्युनिटी में भेजते हैं डिस्चार्ज करके, तो उसके बाद भी ये जो रिहैब है वो चलती रहती है। और ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि अपनी कंटिन्यूम ऑफ केयर को हम लोग समझें, पहचानें और उसके बाद जो है उसका इलाज करें। Dr. Padma, many COVID patients are presenting with stroke. So how challenging does it become for the experts to identify whether the stroke is because of the causes, the risk factors that we just talk about, which are related to the lifestyle, or it is because of stroke, and what arrangements are done in the hospitals to make sure that the patient and specifically the staff, the medical staff who is treating and taking care of that patients remain safe? Thank you, Kiran. This is an important question. जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था at the very outset in April and around May, we didn't see many strokes coming into the emergency, and it was sort of surprising. So when we're talking about 5,000 strokes a day, we suddenly saw that there was a drop by more than 50%, and this was world over. But that was not because strokes did not happen. There were lockdowns, people didn't know where to go, there was a fear if they go to a hospital they would catch COVID, and also in those situations most hospitals had become just COVID hospitals. There was no care which was designated or clear about what are called as non-COVID emergencies. जैसे अगर ट्रॉमा देखे तो बिकॉज लॉकडाउन हो गया, ट्रैफिक नहीं था, तो ये इंजरीज तो कम हो गया था, पर हार्ट अटैक स्ट्रोक्स तो हो रहे थे, and they were unable to reach. But then later on, lockdown finished, people started coming on, the designations also had been different. There were non-COVID hospitals as well, awareness बढ़ गया. Then now we see that there's a rebound with lot of strokes. अब क्या हो रहा है? Now we have either people who are asymptomatic, right? Because COVID pandemic हो गया, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि COVID है, and they have a stroke, normal strokes, they have hypertensive, diabetic,
or when they come into hospital and when you do get tested, then they're positive. There's another group who are because of COVID stroke हो गया. ये डेटा पहले चाइना वुहान से शुरुआत हो गई अप्रैल में पहली पब्लिकेशन आ गया था कि जो एडमिट हो गए थे and they were all in the ICU and they developed strokes while being treated with pneumonia, while being treated for a COVID, they developed strokes. And there were a lot of hypotheses which were emerged that COVID can cause clotting, not just in the lungs, it causes clotting in the brain, in the heart, in the kidneys. Lot of organs are now, we know that it involves much beyond the respiratory system. There are a lot of hypotheses, not just clots, it's inflammation, involving the blood vessel, infection per se, cytokine storms, the immunity, the defense that the host mounts, and also the involvement of heart. And again, as we said, heart also has clots and that go to the brain, numerous other things, and even neurotropism, because Kiran, you know that one of the features of COVID is loss of smell, loss of taste, right? So that there is a virus which enters directly from the olfactory, that means through the nose to the brain. That's one of the reasons. So there's a whole host of neurological problems, amongst which the commonest is stroke. So we know COVID is there as a nervous system issue. The third part of it is that when no one actually knows, you see, they're COVID suspects. So what did we do? All of them come to the emergency, right? So COVID bhi aa rahi hai, non-COVID bhi aa raha hai. There is an exposure. So the problem is to the patients, to the caregivers and the healthcare workers. Because COVID exposure leads to a lot of problems because they'll be quarantined, they get into, a risk. So what do we do? So protected code stroke is a mechanism which has been devised. It's already published. And we from India, from the Indian Stroke Association, we also published our own guidelines of how to manage a COVID in the COVID, what we call as a non-COVID emergency, stroke during COVID times. Right. The crux of the issue is when a person comes with stroke to the emergency, any emergency is now taken as a COVID suspect unless and until proven otherwise. So the protection starts from there. The healthcare personnel, they wear the PPEs, they are the ones in the emergency, and aerosol मतलब जो droplets आती है ना, उसको minimize करने के लिए patient के they are in mask, the caregiver is in a mask, and a flu screen वगैरह पहले करते थे. अब ये pandemic में तो that also has become now redundant. So everybody is a suspect. And we've developed green corridors, मतलब designated pathway जिसमें वो COVID suspect stroke भी हो तो वो उसमें जाएगा, एक CT scan तुरंत हो जाएगी. Because remember Kiran, Nikhil ji, a blocked artery, COVID या non-COVID has to be unblocked. Okay? Time remains crucial. तो ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट बदल गया. ओनली जो बदलाव आया है कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आ गई है ताकि जो हेल्थ केयर पर्सनल भी प्रोटेक्टेड रहे, पेशेंट भी प्रोटेक्टेड रहे एंड केयर गिवर भी प्रोटेक्टेड रहे. तो इसमें बहुत सारा जो टेली स्ट्रोक वाला मेथोडोलॉजीज हमने अपनाया. नॉट जस्ट इवन इन एन ICU, जैसे अगर कोई कोविड निकल गया तो कोविड डेजिग्नेट में जब चला जाता है तो वहां मॉनिटरिंग वगैरह, ताकि जो पर्सनल जो जाते हैं, जैसे पहले तो बहुत लोग जाते थे, बहुत बार जाते थे, तो वो मिनिमाइज करके जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमने टेली भी कर लिया. बट अदरवाइज जैसे ब्लॉक हुआ उसको हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे के उसको अनब्लॉक करो, या उसको रिट्रीव करने के लिए जाना है. तो ये मैकेनिज्म्स तो सेम रही गई है. जी बिल्कुल. That is true. That's the only thing which has changed is a protected code stroke, जिसमें healthcare personnel and the patients stay protected. जी बिल्कुल. और इस पर विस्तार से चर्चा आगे जारी रखेंगे. फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर भोपाल से जुड़ रहे हैं. अनिल हमें कॉल कर रहे हैं भोपाल से. जी अनिल जी, स्वागत है आपका. पूछिए अपना सवाल. हेलो जी अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल. हाँ, मेरा सवाल है, मेरे जिया जी को 7-8 साल पहले स्ट्रोक आया था. और उसको आने के बाद उनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया था, एडमिट किया था हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट दिया था. तो उनका इलाज होने के बाद वो ठीक हो गए थे जी, और नॉर्मल मतलब हो गए थे काफी कुछ दवाई होने के बाद में. और अब उनकी एज 60 करीब है.
और उनको अभी चलने में थोड़ा सा अभी लचक आ रही है, जैसे लगता है कि लड़खड़ा के गिर जाएंगे, और उनको बीपी भी है और शुगर भी है जी। तो इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि अब उनका मतलब ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, लेकिन अभी उनके पैर में लचक ज्यादा दिखती है, ऐसा लगता है कि चलते चलते वो गिर जाएंगे या लड़खड़ा रहे हैं को, और शुगर है और उनको बीपी भी है, 60 एज है उनकी, 60 के ऊपर। डॉक्टर एस.एल. यादव से जान लेते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इन्हें? डॉक्टर यादव, जैसा ये बता रहे हैं उसके हिसाब से लगता है उनको वीकनेस है या अकड़न भी है साथ में है जी। तो दोनों का ही इलाज करना पड़ेगा। वीकनेस के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है, और अकड़न होती है तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है पहले डिग्री जान के किस डिग्री का अकड़न है, और साथ में ऑर्थोसिस जो स्प्लिंट है वो भी दिया जाता है। तो अकड़न के लिए बहुत सारी ओरल मेडिकेशन भी हैं और इंजेक्टेबल भी हैं, जैसे बोtulinum टॉक्सिन है वो भी लगाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर मसल में वो रिलीज हो जाती है। और इसके अलावा और अल्टरनेटिव भी हैं, न्यूरोस्टिमुलेटर्स भी आ गए हैं, जिससे क्या होता है कि जो पाँव नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको इक्वाइनर डिफॉर्मिटी कहते हैं, वो ऊपर डॉर्सिफ्लेक्शन में चला जाएगा, तो उसको चलने में सुविधा हो जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस भी हो जाएगा। और साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी जरूरत होती है, जिससे मसल का टोन भी कम हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़े जॉइंट का, जिससे उनको जो लड़खड़ाहट हो रही है, चलने का डर है, उनको खतरा रहता है, वो सब बंद हो जाएगा। और साथ में जब तक ऐसा है तो उनको असिस्टिव डिवाइस लेके चलना चाहिए, जिससे कि गिरने का खतरा ना रहे, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ज्यादातर इमोबाइल होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम बेड पे होते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक हो जाती है। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Right. So we'll discuss more things about the preventive measures if when the stroke happens, and to what are the measures that can be taken to prevent strokes, but after this short commercial break. भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि मस्तिष्क आघात से कैसे बचा जाए, क्या कुछ है इसकी सावधानियां, क्या कुछ है बारीकियां, और कैसे इससे निपटा जाए। And let's move on with the surgery part and go to Dr. Ashok, Dr. Ajay Chaudhary. Dr. Chaudhary, what word of caution would you like to give to the patients who have undergone the surgery of hemorrhagic stroke, and specifically being in the COVID pandemic, what precautions and safety measures are taken during the surgery and post-surgery, because it is said that a person should remain in the follow-up, so what measures are being taken for that? Actually, in the COVID pandemic, it has been seen that the incidence of stroke has increased somehow. Hemorrhagic stroke is also increased, and the most difficult part after surgery, it has been seen that there is chances of lung involvement. फेफड़े में जो involvement हो जाता है, वो COVID की वजह से वो एक रिकवरी में एक हिंड्रेंस करता है, प्रॉब्लम करता है। और स्पेशली वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस हैं और क्लॉट निकालने के बाद हम फिर वेंटिलेटर पे रखते हैं और वो पॉजिटिव हैं, तो उनको इससे निकलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि फेफड़ा में कोविड की वजह से इन्वॉल्वमेंट होता है, निमोनिया जैसे फीचर्स आते हैं उसके, और इसकी वजह से डिफिकल्टी आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो हमारे इमरजेंसी में हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट आते हैं, वो उनको बीपी की दवा वो शुरू में लेते हैं, हाइपरटेंशन की दवा, और फिर जब ठीक हो जाते हैं तो लगभग वो लोग छोड़ देते हैं। 60 to 70% ऐसा देखा है कि वो दवा नहीं लेने की वजह से अचानक से वो स्ट्रोक होता है। डॉक्टर चौधरी, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि जो पेशेंट है उसको लगता है कि शायद सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और इसमें टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइक जिस समय स्ट्रोक हुआ और उसके विद इन 4 to 6 आवर्स अगर ऑपरेट हो जाते हैं तो उसके आउटकम भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब जैसे आईसीयू में भी वो वेंटिलेटर से जल्दी निकल पाते हैं, और फिर जितना जल्दी न्यूरो रिहैबिलिटेशन किया जाए
तो उससे ये देखा गया है कि जो जैसे लकवा मार जाता है, पैरालिसिस होता है, तो अमूमन एक एवरेज टाइम है 1 साल का, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, और उसके बाद हम नॉर्मली डिसेबिलिटी के लिए ये कर देते हैं कि नहीं, डिसेबिलिटी उनको बना देना चाहिए। लेकिन जो अर्ली न्यूरो रिहैबिलिटेशन अगर हो तो ये देखा गया है कि प्लास्टिसिटी फास्ट होता है। प्लास्टिसिटी मतलब जो रिकवरी का प्रोसेस है ब्रेन का, और उसकी वजह से फिर ये जो स्पास्टिसिटी बता रहे थे हम, या वीकनेस जो है, लकवा वाला वीकनेस जो है, वो भी इम्प्रूवमेंट बेटर होता है। और डॉक्टर यादव ने इस पे एम्फेसाइज किया है, और इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम बीपी को मॉनिटर करते रहें हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए, और बाकी जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसके लिए तो इन्होंने बताया कि जो जीवन शैली का जो परिवर्तन है उसको हम करें। कोविड टाइम में ये ध्यान रखें कि इसको और खास करके ध्यान रखें, जैसे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट पैनलिस्ट ने बताया इसके बारे में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर्जिकली जो हम इवैक्यूएट करने के बाद जो है जो वाइटल मॉनिटरिंग है उसको ध्यान में रखते हैं, और साथ में जब न्यूरोलॉजिकली स्टेबल हो जाए पेशेंट तो हम अर्लीस्ट न्यूरो रिहैबिलिटेशन कर पाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। जी डॉक्टर धमीजा, हालांकि इस प्रश्न पर हम आंशिक रूप से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए ये जानना समझना चाहेंगे कि स्ट्रोक को जो परिजन है वो पहचाने कैसे, और अगर स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मेजर एम्फेसिस यही होना चाहिए कि स्ट्रोक इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम दो प्रिवेंशन की बात करते हैं, एक तो है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में ज़्यादातर जो रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, चाहे आपका स्ट्रेस लेवल हो, ये सब चीज़ों पे बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप 50 के बाद ध्यान दें या 60 के बाद ध्यान दें। जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफस्टाइल और जीवन शैली के जो रिस्क हैं या जोखिम कारण हैं जिनको हम बोलते हैं, उन पे कंट्रोल करना उनको बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल, उसको कंट्रोल करके रखें। अगर ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखें। अपनी नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। 30 मिनट्स पर डे हम बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक करें कम से कम 5 दिन हफ्ते में। और इसके साथ साथ अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपकी डाइट नहीं ठीक है तो उसको डाइट पे ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें। डाइट में 2 चीज़ें मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि एक तो अपनी सॉल्ट की जो आपका क्वांटिटी है उसको कम रखें, और दूसरा ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत लें, कम से कम 5 सर्विंग्स जो हैं आप जरूर लें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। सो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। और सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है, अगर एक बार स्ट्रोक किसी को होता है तो उससे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि अगला स्ट्रोक ना हो, उसकी भी प्रिवेंशन करना। क्योंकि अगर आपका स्ट्रोक हो गया और आपने वो ट्रीटमेंट ली और उसमें कुछ ठीक भी हो गए और पूर्णतया भी ठीक हो गए, तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपको दोबारा होने के भी चांसेस रहते हैं। डॉक्टर धमीजा, ये भी आपसे दरअसल ये भी जी डॉक्टर धमीजा ये भी जानना समझना चाह रहे हैं कि जो परिजन हैं वो कैसे स्ट्रोक को पहचाने, और अगर स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर या वैसे भी क्या उनका रिएक्शन होना चाहिए, क्या करें वो? उसी पे मैं आ रहा हूँ। ये प्रिवेंशन के बाद जो है, अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली को और जो आसपास के लोग हैं उनको ये इम्पोर्टेंट तरीके से जानना कि क्या ये स्ट्रोक है। तो उसी के लिए जो है आजकल हम एक्रोनियम रखते हैं, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। अगर किसी का सडन लॉस ऑफ बैलेंस है, अनस्टेडीनेस है, या आई, ई फॉर आईज, अगर आपको सडन लॉस ऑफ विजन है या धुंधलापन है या दिखना कम हुआ है सडनली, या एफ इज योर फेस, अगर आपकी फेस ड्रूप हो गया है या एसिमेट्री हो गई है, मुंह टेढ़ा हो गया है। ए इज फॉर आर्म, कि अगर आपके आर्म में या लेग में वीकनेस है, आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आपने हाथ दोनों सीधे रखिए या ऊपर शोल्डर से ऊपर रखिए। और एस इज फॉर स्पीच, अगर आपकी स्पीच में बोलने में दिक्कत है या समझने में दिक्कत है या आपको लड़खड़ा रही है स्पीच या स्लरिंग है। और टी इज टाइम, टाइम इज एसेंस। और मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम इज ब्रेन। अगर आप विद इन मिनट्स अगर आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो ये क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जो है आपको दी जा सकती हैं। और ये हम जो मिनिमम जो पीरियड हम रखें हॉस्पिटल जाने का, जैसे हम 4.5 आवर्स बोलते हैं गोल्डन टाइम, जिसके इस दौरान में आप क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स दे सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी दे सकते हैं इंट्रा आर्टेरियल, लेकिन जो इंट्रावीनस सिंपल है और आजकल हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये उपलब्ध कराई जा रही है,
सो ये इंपॉर्टेंट है कि 4.5 घंटे में पेशेंट्स को ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां स्ट्रोक यूनिट की व्यवस्था हो आइडली और कंटिन्यूम ऑफ स्ट्रोक केयर जैसे मैंने बताया वो मिल सके। तो ये जो पहचान के जो लक्षण है, जो बी फास्ट मैंने बताया है, BEFAST, B फॉर बैलेंस, E फॉर आईज मतलब विजन के लिए प्रॉब्लम, F फॉर फेस, A फॉर आर्म्स और S फॉर स्पीच और T फॉर टाइम। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजाय आप लोकल डॉक्टर के पास जाने के सीधा आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि उससे क्या है कि टाइम जो है, पहले लोकल डॉक्टर आपका देखेगा, आपको फिर वो रेफर करेगा, आपको बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो दैट विल उससे ज्यादा समय आपका लगेगा और आप पहुंचने में हो सकता है कि देर हो जाए। आजकल सभी मेजर हॉस्पिटल्स में थ्रोम्बोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स की जो सुविधा है वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ऐसा प्रोग्राम चलाया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे सीटी स्कैन और थ्रोम्बोलाइसिस पहुंचे, इसका भी कोशिश जारी है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके लोग पहचाने, और आप वर्ल्ड स्ट्रोक डे का पर्पज ही यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता पैदा करना। हम लोग इतना कोशिश करते हैं, स्ट्रोक डे मनाते हैं, अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आते हैं। हमारा एक ही पर्पज है कि लोग इस बीमारी को पहचाने, तुरंत पहचाने और तुरंत नजदीकी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएं ताकि वो सुविधा जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग की है वो उनको मिल सके। अगर वो लेट जाते हैं तो फिर वो सुविधा से वंचित रह सकते हैं। And the World Stroke Day was observed on 29th of October. That was this week on Thursday. And the theme is don't be the one. So we all have to keep the precautions so that we can prevent stroke and also identify the signs if a person is having any sign related to stroke. Dr. S.L. Yadav, when we talk about physiotherapy and rehabilitation, it is a long process that goes on for some time at least. So what precautions and how is the entire team working? What are the facilities that are being provided to the patients who are undergoing physiotherapy and rehabilitation, and how essential role do you feel is the family support and mentally making them prepare that they have to take care of the patient till the patient recovers and becomes independent? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। ऐसे पेशेंट में प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम तक इमोबाइल रहते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है, फंक्शनल डिक्लाइन हो जाता है ऐसे पेशेंट में। अगर वो फैमिली का सपोर्ट है तो उसमें दो फायदे हैं, एक तो अस्पताल का खर्चा बच रहा है और दूसरा वो घर के एनवायरनमेंट में है जहाँ पे सब लोग परिचित हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन भी मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग आज के कोविड के टाइम में टेली रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं। जो स्ट्रोक पेशेंट हमारे फॉलो पेशेंट्स हैं उनको टेली रिहेबिलिटेशन के थ्रू हम बता रहे हैं। तो उसमें सिंपल जैसे पोर्टेबल टेंस आती है, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर, उसके दो फायदे हैं, एक तो मसल्स में अकड़न कम हो जाएगी, दूसरी मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दूसरा एक सिंपल मिरर थेरेपी है, उसके जरिए विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है और रिकवरी, मोटर कॉर्टेक्स का रिकवरी बढ़ जाता है। दूसरा हम उनको एडवाइज करते हैं कि हमेशा सुपरवाइज वॉकिंग कराएं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को फॉल होने का डर रहता है जिससे फ्रैक्चर भी हो सकता है और कोई हेड इंजरी, अगर एल्डरली हो तो हेड इंजरी, हेमेटोमा भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि वर्चुअल जो रियलिटी वाला है जिसमें वीडियो गेम घर पे करा सकते हैं, वो कर सकते हैं वो आराम से, जिससे उनका बैलेंस भी बढ़ेगा, फंक्शनल रिकवरी भी अच्छी होगी। बट ये सब चीजें जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहेबिलिटेशन है वो नहीं है। जो स्टैंडर्ड रिहेबिलिटेशन थेरेपी है वो घर पे नहीं की जा सकती, लेकिन घर का भी बहुत रोल है जैसे मैंने बताया। इसलिए केयर गिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा ऐसे पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा इन लोगों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्पास्टिटी होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं और एफेजिया होता है जिसमें बोलने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, और हेमी नेग्लेक्ट जिसमें बॉडी इमेज आधा नहीं दिख पाता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं उनके द्वारा, जैसे जो टीम वर्क डॉक्टर धमीजा ने बताया, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रिहैब नर्स, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ये सबका टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए घर में जैसे होम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे वो पेशेंट को फॉल ना हो, और दूसरे जो भी टॉयलेट यूज कर रहे हैं जैसे हाइट बढ़ा देंगे, उनको बैठने में या खड़ा होने में सुविधा रहेगी। और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पहले भी मैंने बताया था, एस्पिरेशन न्यूमोनिया काफी कॉमन है, तो ऐसे पेशेंट में जैसे फैमिली मेंबर को एडवाइस करा जा सकता है
जब भी राइस ट्यूब फीड दे रहे हैं या ओरल फीड दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद करीब 45 मिनट वो अपराइट ही रहें, तुरंत ना लेटें, उससे भी एस्पिरेशन निमोनिया के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और दूसरी जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी है, तो जैसा कि डिस्कस कर रहे थे, आजकल बहुत नए नए गैजेट भी आ गए हैं, जैसे लोकोमेट है, बॉडी वेट सपोर्टेड ट्रेडमिल है, और आर्मियो है अपर लिम्ब के लिए। दूसरी न्यूरो स्टिमुलेटर्स भी हैं जो जिसको RTMS कहते हैं, दूसरा डायरेक्ट करंट वाला भी है, और दूसरा मीडियन नर्व जो होती है उसको भी स्टिमुलेट करके न्यूरल प्लास्टिसिटी हो सकती है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिसको पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम पाँव में लगा दें तो उसमें जैसे ही पाँव रखेगा नीचे तो वो एक्टिवेट होगा और उससे डॉर्सिफ्लेक्शन या पंजा ऊपर चला जाएगा, तो उससे उनका गेट अच्छा हो जाएगा, चलने का तरीका अच्छा हो जाएगा और गिरने का भी अंदेशा बहुत कम हो जाएगा। जी फिजिकल जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को या चैलेंजेस रहते हैं डॉक्टर यादव, उसके अलावा जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल तौर पर ट्रॉमा है वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फैमिली को किस तरह का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट घर में बना के रखना होगा जिससे जो अगर ब्रेड अर्नर था, जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर उसको स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो इश्यूज रहते हैं कि एक्सेप्टेंस कितनी होगी, क्या मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो घर में है वो निभा पाऊंगा या नहीं, और डिसीजन मेकिंग की जो बात होती है फैमिली में, इन चीजों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए? देखिए, जो भी स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं, और जो इनएक्टिविटी रहती है, प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी रहता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में पेशेंट चले जाते हैं। तो एक तो इनके लिए जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो बहुत जरूरी है। दूसरा, साइकेट्रिस्ट अगर वो डिप्रेशन में तो एंटी साइकोटिक ड्रग जो देना है, एंटी डिप्रेशन जो ड्रग देनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिस्ट के पास भी एक बार इवेल्युएट कराना चाहिए। और साथ में जो भी केयर गिवर है, फैमिली मेंबर है या कोई हेल्प है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट बहुत लेबाइल होते हैं, कभी वो बहुत खुश रहते हैं, कभी एकदम उनको रोना आ जाता है, तो उनको इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है जी, कि आप ठीक हो जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, आप ठीक हो जाएंगे, आप ये करिए। तो ये कहना भी ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है और बहुत लाभप्रद भी होता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, पक्षाघात होने के बाद किस तरह से व्यक्ति के जीवन को सरल बनाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे समझें इसको? बिल्कुल। इसमें ऑलरेडी विस्तार से बात हो चुकी है कि रिहैबिलिटेशन, जी, स्ट्रोक चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं हम। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के जरिए अगेन इंटीग्रेट हिम बैक इनटू यूजफुल मेंबर इन द सोसाइटल फैब्रिक, तो वो होता है गोल। तो उसमें द चेन ऑफ सर्वाइवल में रिहैबिलिटेशन डे 0 से है जी। जैसे अगर वो अनकॉन्शियस भी हो और बिस्तर पे भी हो, उनकी पोजीशनिंग, और एक बहुत महत्वपूर्ण एक था एस्पिरेशन निमोनिया कैसे प्रिवेंट करना, तो फीडिंग, न्यूट्रिशन, ये सब जो है इन द चेन ऑफ सर्वाइवल है। तो इनमें अगर कुछ डेफिसिट रह गया, डिसेबिलिटी रह गया, जैसे एक कॉलर ने कहा कि थोड़ा सा लचक है या गिरने की संभावना है, बैलेंस बिगड़ी हुई है, ये होता है। डिसेबिलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रोक इज नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी राइट नाउ। तो इसके साथ क्या करें? एक तो है कि जो एडवांसेस आ गया, तो एडवांसेस में जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस के अलावा दी एडवांसमेंट इन एक्सरसाइजेस ऐसे वो कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गई है। ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स, रोबोटिक्स, IIT दिल्ली के साथ हमने कुछ अप्लायंसेस अभी बनाया, वो लो कॉस्ट इंडिया सेंट्रिक, बिकॉज हमारे में ऐसे होनी चाहिए ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सबको मिल ही जाए। ऐसे नहीं कि बहुत एडवांसेस है बट बहुत महंगा है, किसी के पास ना एक्सेसिबिलिटी है ना अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वो तो हमारे लिए तो काम नहीं होगा जी। तो IITs के जरिए हमने रोबोटिक्स वो डेवलप हुआ, एक्सोस्केलेटन्स कहते हैं, उसके जरिए वो जो भी जैसे हाथ है तो उसके जरिए जो लिखने का, सिग्नेचर करने का, कुछ चीजें अपना ताकि वो सेल्फ जो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। देन अप्लायंसेस, स्टिमुलेशन टेक्निक्स, ये बहुत कुछ हो रहा है। देयर इज ICMR भी बहुत बड़ा सा अपना एक प्रोग्राम बनाया कि ताकि और एडवांसमेंट्स हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में नए तरीके से इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज ले आए। पर दूसरा जो साइकोलॉजिकल आपने कहा ना, वो जो
वो देना सेल्फ एंड केयर गिवर बर्डन, केयर गिवर को भी बर्नआउट हो जाता है. इट इज नॉट इजी टू टेक केयर ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए होगा. तो फैमिली में दे नीड टू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर वो अपने वो लग्जरी अगर हो, कई बार तो वो होता नहीं है, पर यू कैन डू दैट. सेकेंड इज दैट जो बंदा जो बहुत हाई फ्लाइंग था, डिसेबल्ड हो गया, तो उनको वापस आने में ये देखा गया कि मैक्सिमम रिकवरी अगर 6 महीने में हम डिसेबिलिटी हम देखते हैं, 2 साल 5 साल तक भी होता है. तो एलिकॉट्स ऑफ रिकवरी होती रहती, तो वो हौसला देना पड़ेगा कि अभी और भी ठीक हो जाओगे, और भी ठीक हो जाओगे. आप अपना ये जो कोशिश रखिएगा, बट द कोशिश में वी हैव टू मेक श्योर कि इंडिया में अगर सबके लिए ये सुविधा होनी चाहिए, इट हैज टू बी लो कॉस्ट and it has to be available at the interiors of the the society. तो वो हम government के through we are trying to get that thing done, right, because rehab is the very important part of stroke chain of survival. Definitely. Dr. Dhamija, what single liner message would you like to give to our viewers for preventing strokes? So stroke is a preventable disease. It is not only the elderly people get it, even young people can get it. So we should modify our lifestyle and control risk factors, and we should be able to recognize the warning signs of stroke, whether it is TIA or the stroke, and we should immediately call an ambulance and go to the hospital which has stroke management team. Right. So we would like to thank to all our experts for giving all those important inputs and the information about preventing strokes. So recognizing the stroke immediately and giving early intervention makes a big difference for the survival and to prevent the damage that is done by stroke. So we have to act fast, and as far as prevention is concerned, we need to live a healthy lifestyle, make good choices, healthy choices to prevent strokes. जी बिल्कुल. और जिस तरह से आपने इस चर्चा में जाना समझा है कि स्ट्रोक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर इस कोशिश को करिए कि आपको स्ट्रोक होने न पाए. जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनको बरतिए, एक स्वस्थ और सुखी जीवन बिताइए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए. हमें दीजिए इजाजत. इस कार्यक्रम में बस इतना ही. नमस्कार.